नमस्ते, मैं रीना अवस्थी। आज जिस पाठ को लेकर उपस्थित हूँ उस पाठ का शीर्षक है बाल गोविंद भगत। इस पाठ को राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है और ऐसा उन्हें उनकी विशिष्ट शैली होने के कारण कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं, जैसे पतितों के देश में जो एक उपन्यास है, चिता के फूल एक कहानी है, अम्बपाली एक नाटक है, माटी की मूर्तें एक रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण हैं। इनका जन्म 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था और इनका निधन 1968 में हुआ। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना दिखाई देती है। राम वृक्ष बेनीपुरी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। प्रस्तुत पाठ बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है और इसके माध्यम से लेखक ने हमें ऐसे चरित्र से अवगत कराया है जो मानवीय गुणों से युक्त है। और बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक यह भी बताना चाहता है कि मनुष्य द्वारा बाहरी आडंबर से दूर रहकर भी हर परिस्थिति में साधुता का जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि साधु की पहचान केवल उसके पहनावे से नहीं होती बल्कि उसके स्वभाव से होती है। स्वभाव ही मनुष्य को साधु बनाता है। हम किसी भी व्यक्ति की जाति वाणी से उसे साधु नहीं कह सकते, बल्कि साधु की विशेषता होती है सादगीपूर्ण जीवन, सद्कर्म, मोह माया से दूर और ईश्वर की आराधना करना। लेखक को बाल गोविंद भगत इन्हीं विशेषताओं के कारण सन्यासी लगते हैं। जैसे कि पाठ के आरंभ में हम पढ़ेंगे कि लेखक ने बाल गोविंद भगत के चरित्र की विशेषताओं को उजागर किया है। लेखक ने इस पाठ में बाल गोविंद भगत का सजीव चित्रण किया है। सजीव चित्रण अर्थात जैसे जैसे इनके विषय में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका चित्र आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत होता जाएगा। इस पाठ में लेखक ने समाज में प्रचलित रूढ़ियों व गली सड़ी प्रथाओं का विरोध कर उन पर कटाक्ष किया है व प्रहार किया है। साथ ही साथ ग्रामीण जीवन से भी परिचित कराया है। चलिए रेखा चित्र की ओर बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत एक मंझोले कद अर्थात मीडियम कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। वह 60 वर्ष के ऊपर के रहे होंगे। बाल पक गए थे अर्थात सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग किए रहता था। वे बिल्कुल कम पहनते, केवल एक लंगोटी मात्र अर्थात धोती बांधने का तरीका। सिर पर एक कबीर पंथियों किसी कनफटी टोपी अर्थात कान तक ढकी हुई टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आ जाता था तो एक काली कमली अर्थात कंबल ऊपर से ओढ़ लिया करते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगाते, जो नाक के एक छोर से लेकर औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला अर्थात तुलसी की लकड़ी को गोल आकार देकर बनाई गई माला पहनते। यह था उनका बाहरी रूप। उनकी इस तस्वीर से यह नहीं माना जाना चाहिए कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे। उनके बाहरी रूप से कोई भी सोचेगा कि वह एक सन्यासी थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह लेखक कह रहे हैं कि बिल्कुल वह गृहस्थ थे अर्थात उनका परिवार था। लेखक कहते हैं कि उनकी गृहिणी अर्थात पत्नी का तो मुझे याद नहीं, पर उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। वह खेती बाड़ी करते थे और परिवार भी रखते थे। लेखक के अनुसार तब भी वह साधु थे, क्योंकि बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरते थे। वह कबीर संत को साहब यानी गुरु मानते थे। वह कबीर पंथी थे। कबीर कौन थे? कबीर एक निर्गुण भक्ति के कवि थे, जिन्होंने लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाया। बाल गोविंद भगत उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते अर्थात कबीर संत द्वारा दिखाए गए ज्ञान के मार्ग पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे। यह उनका साधुओं के समान सबसे विशेष गुण था। सबसे खरा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे अर्थात घुमा फिराकर बात नहीं करते थे, सीधी सीधी बात करते थे। किसी से बिना कारण झगड़ा मोल नहीं लेते थे, ना ही किसी की चीज बिना पूछे इस्तेमाल करते थे। इस तरह के व्यवहार को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते। कभी किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे, क्योंकि बच्चों पहले शौचालय नहीं होता था। लोग शौच के लिए खेतों में जाया करते थे। लोग अपने खेतों में न जाकर दूसरे के खेतों में जाते थे। पर बाल गोविंद भगत इतने नियम के पक्के थे कि अपने ही खेतों में शौच के लिए जाया करते थे। वह सबसे खरा व्यवहार रखते थे। प्रभु भजन में लीन रहते थे। उनके लिए जीवन की हर चीज उनके साहब की थी। साहब
जैसे मैंने आपको पहले बताया बच्चों, कबीर संत की थी। जो कुछ भी फसल के रूप में बाल गोविंद भगत के खेत में उगता उसको सिर पर लाद कर कबीर के दरबार में ले जाते थे और उनके घर से 4 कोस दूर, कोस अर्थात नापने का यूनिट, दूर पर था कबीरपंथी मठ से, अर्थात जहाँ कबीर को मानने वाले अनुयायी रहते हों। वहाँ पर सारा अनाज भेंट के रूप में रख देते और प्रसाद के रूप में जो कुछ उन्हें वापस मिलता उसे घर ले आते और उतने ही अनाज में गुजारा करते थे। बाल गोविंद भगत की ऐसी भक्ति देखकर लेखक बहुत खुश होते। सबसे ज़्यादा लेखक बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनकर प्रभावित हो जाते, जो सदा सुनने को मिलते थे। बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को यानी कविताओं की पंक्तियों को गाकर सजीव कर देते थे, तो लेखक को बहुत आनंद मिलता। जब आषाढ़ का महीना होता था यानी बरसात के दिनों में सारा गांव खेतों में उतर पड़ता था। कहीं हल चल रहे होते थे, कहीं रोपनी हो रही होती थी। रोपनी अर्थात फसल लगाना। धान यानी चावल के पानी के भरे खेतों में बच्चे उछल रहे होते थे। सुबह का समय था, चारों तरफ संगीत की आवाज़ आ रही थी। सबको पता था कि बाल गोविंद भगत गीत गा रहे हैं और उनका सारा शरीर कीचड़ में लिपटा हुआ है, क्योंकि गीत गाते गाते अपने खेतों में वह काम कर रहे थे। गीत का एक एक स्वर स्वर्ग की ओर जा रहा था। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते थे, अर्थात वे गुनगुनाने लगती थीं। हल चलाने वालों के पांव गीत की ताल से थिरकने लगते थे। औरतों की उंगलियां ताल के साथ रोपनी करने लगती थीं। यह था बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू। अब पाठ के अगले हिस्से में लेखक बता रहे हैं कि भादों के महीने में जब बहुत मूसलाधार बारिश हो रही होती है, तब रात के समय बिजली की गर्जना और दादरों यानी मेंढकों की टट्टर और झिंगरों की आवाज़ भी बाल गोविंद भगत के गीतों की आवाज़ दबा नहीं सकती थी। यानी बाल गोविंद भगत का संगीत भी आधी रात को गूंज रहा था। उनकी खंजड़ी एक छोटी सी ढपली जिसे वह बजा रहे थे, करताल जो उंगलियों में पहनकर बजाया जाता है। ज़्यादातर साधु संत ऐसे ही वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते बजाते गीत गा रहे थे। आधी रात को भी उनका गीत सुनकर सभी लोग खुश रहते, अर्थात उन्हें चौंका देते। लोगों को लगता सारा संसार सोया हुआ है और बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। वह गा रहे हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। लेखक भादों और आषाढ़ के महीनों में बाल गोविंद भगत के गायन के विषय में तो बताते ही हैं, साथ ही साथ यह भी बताते हैं कि कार्तिक मास में भी बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थीं, जो फागुन के महीने तक चलती थीं। लेखक कहते हैं कि मैं देर तक सोने वाला हूँ, लेकिन माघ यानी सर्दियों के महीने में जब दांत किटकिटाने वाली सर्दी होती, तब भी उनका संगीत मुझे तड़के सुबह पोखरे पर ले गया। तब तक सूरज नहीं निकला था, पर पूरब की ओर से लालिमा दिखाई दे रही थी। ऐसे रहस्यमय वातावरण में कुश यानी घास की चटाई पर पूरब की ओर मुंह करके खिंजड़ी हाथ में लिए बाल गोविंद भगत काला कंबल ओढ़कर बैठे हुए थे। उनके मुंह से स्वरों का तांता लगा हुआ था और उंगलियां खिंजड़ी पर चल रही थी, अर्थात खिंजड़ी बजा रहे थे। गीत गाते गाते इतने उत्साहित हो जाते कि लेखक को लगता कि अब खड़े होकर नाचने लगेंगे। लेखक कहते हैं कि इतनी ठंड में जब मैं कपकपा रहा था, लेकिन बाल गोविंद भगत पर ठंड का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि इतनी ठंड में भी उनके माथे पर श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। बच्चों, यह है भाग 1। आगे का पाठ भाग 2 में अवश्य देखें।